हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे, बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। हमारी भूगोल की कार्यशाला चल रही है, भूगोल की यात्रा चल रही है बेटा, जिसमें हम कक्षा 11 भूगोल का पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने जब पृथ्वी के बारे में पढ़ा था, हमने बताया था कि दो विचारधारा आई है। एक तो आई है आरंभिक विचारधारा, एक आधुनिक। हम आरंभिक की बात कर रहे हैं। आरंभिक को हमने दो भागों में बांटा था। अगर थोड़ा सा रिकैप करें हम, तो आपको लेके जाना चाहूंगा उस यात्रा पर। उसमें हम बात की थी कि एक होता है आरंभिक सिद्धांत, जिसमें हमने की थी एक तो द्वैतवादी हम पढ़ेंगे। अब द्वैतवादी के अलावा एक जो हमारी थी वो थी हमारी एकलवादी सिद्धांत संकल्पना, जिसके अंदर हमने लाप्लास की संकल्पना पढ़ी थी, कांट की पढ़ी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि एक निहारिका होती है, एक गैस के बादल होता है, जो हाइड्रोजन गैस का बादल होता है, उस निहारिका से सभी ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। लेकिन आगे चलकर कुछ विद्वानों ने कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इतने बड़े ब्रह्मांड का या इतने बड़े सौर मंडल की उत्पत्ति एक निहारिका से हो जाए। तो एक परिकल्पना आती है, इसको बोलते हैं द्वैतवादी परिकल्पना, ये द्वैतवादी संकल्पना। होती क्या है द्वैतवादी संकल्पना, मैं आपको बता चुका हूं, पहले भी बात की थी कि यहां पर बात की गई कि इस ब्रह्मांड के निर्माण में, या हम ब्रह्मांड की बात नहीं कर रहे हैं, पृथ्वी की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको बताया था कि आरंभिक सिद्धांत पृथ्वी से रिलेटेड है। तो वहां पर दो तारों का संयोग हुआ है, दो तारों का, एक तो सूर्य है और इस सूर्य के साथ में उसके साथ का एक तारा है, साथी तारा है। तो सबसे पहले ये महाशय आप देख रहे हैं, चैम्बरलिन महोदय हैं, अमेरिका के हैं। इन्होंने ग्रहाणु परिकल्पना दी। क्या परिकल्पना दी? ग्रहाणु परिकल्पना। मैं आपको बिल्कुल आराम से समझेंगे, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, लेकिन चीजों को देखेंगे हम। निहारिका परिकल्पना के विपरीत चैम्बरलिन ने 1905 में पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में ग्रहाणु परिकल्पना दी। सब पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में हो रहा है, ठीक है। इन्होंने ग्रहाणु परिकल्पना दी। अब है क्या, इसको आप समझिए। इन्होंने क्या बताया, देखिए आप, इन महोदय ने क्या बताया, आप यहां पर ये समझिए। इन्होंने बताया कि मैं नहीं मान सकता हूं कि निहारिका के द्वारा ब्रह्मांड की या पृथ्वी की उत्पत्ति हो सकती है। तो बताया, आप बताइए फिर कैसे होगी। इन्होंने बताया कि शुरुआत में, यानी प्रारंभ की बात करें, प्रारंभ में एक बड़ा तारा था, सूर्य था। उन्होंने बताया कि एक तारा था, इसको हम सूर्य कह सकते हैं। आप बड़े ध्यान समझना, ये सूर्य है ना। ये सूर्य जो था वो इस वक्त क्या था, ठोस था, और वो ठोस था, उन्होंने माना, है ना। और साथ में शीतल भी था, ठंडा भी था। इस सूर्य के पास में से, यहां पर से पूरा ब्रह्मांड था काफी बड़ा, इसके पास में से क्या हुआ, एक साथी तारा निकलता है। कौन निकलता है? एक साथी तारा गुजरता है, जिससे काफी बड़ा था। एक साथी तारा, इसको कह सकते हैं हम साथी तारा, है ना। बड़े ध्यान समझना। अब साथी तारा सूर्य तारे से बड़ा था, तो इसका क्या होगा, आकर्षण ज्यादा होगा। जिसकी जो चीज बड़ी होती है उसकी गुरुत्वीय शक्ति ज्यादा होती है, तो उसका आकर्षण ज्यादा होता है। तो इसने क्या किया, इसने यहां पर सूर्य से कुछ पदार्थों को, यानी कुछ जो कण थे, है ना, उनको, जो उन कणों को अपनी तरफ खींचा यहां पर। तो इससे साथी तारे के कारण यहां पर कई कण बिखर गए, यहां पर कई कणों का, यहां पर कई कण बिखर गए। जो छोटे कण थे, धूल कण कह सकते हैं हम, धूल कण थे। ये क्या थे? धूल कण थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया कि ब्रह्मांड में पहले एक सूर्य था, ठोस था, गतिशील था, एक साथी तारा उसके पास से निकलता है। जब पास से निकलता है तो उसके आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य से कुछ जो धूल कण थे, हम ये मान सकते हैं जो प्रारंभिक कण थे, वो बाहर निकले। इन धूल कणों को ही जो चैम्बरलिन महोदय, उन्होंने क्या कहा, ग्रहाणु कहा। क्या कहा? ग्रहाणु कहा। और चूंकि यहीं से इन्होंने इसकी उत्पत्ति बताई है, इसलिए इनकी परिकल्पना का नाम ग्रहाणु परिकल्पना है। आप सब बात समझ रहे हैं, ग्रहाणु परिकल्पना। अब वो क्या कहते हैं कि साथी तारा जो आगे जा रहा था, तो धीरे धीरे करते करते ये कहां निकल गया, आगे निकल गया। ये तो निकल गया पास में से। अब जो ये ग्रहाणु थे, इसको आगे समझिए, अब यहां पर समझिए। ये जो ग्रहाणु थे, ये जो ग्रहाणु थे, इनमें से कुछ ग्रहाणु, जैसे मान लीजिए ग्रहाणु है, यहां पर धूल के कण है, इनमें से कुछ धूल के कण बड़े थे, कहीं पर धूल के कण यहां पर थे, उसके पास भी यहां पर छोटे छोटे धूल के कण थे। ये जो बड़े धूल के कण थे, यानी बड़े ग्रहाणु थे, इन्होंने छोटे छोटे ग्रहाणुओं को अपनी ओर आकर्षित किया। और अपनी ओर आकर्षित करने के कारण, यहां पर अपनी ओर आकर्षित करने के कारण, यहां पर इन्होंने संगठित होकर क्या निर्माण कर लिया, एक ग्रह का निर्माण कर लिया, ठीक है। और यहीं से ग्रहों की उत्पत्ति होती है। ये क्या बन गए? ग्रह बन गए। और जो ग्रहाणु थे वो इनका मूल केंद्र था। ग्रहाणु क्या थे? उस ग्रह का मूल पिंड था, मूल केंद्र था। मैं दोबारा बताता हूं आपको। सूर्य था, सूर्य के पास पे साथी तारा निकलता है। आप ये कक्षा 11वीं में इतना नहीं बता रखा है, लेकिन ये आपके, आप आगे पढ़ेंगे तब आपके बिल्कुल काम आएगा। साथी तारा था, उसके आकर्षण के कारण इससे धूल कण निकलते हैं, प्रारंभिक धूल कण निकलते हैं।
धूल कणों को ग्रहणों कहा गया। साथी तारा आगे निकल जाता है, धूल के कण वहीं पर रहते हैं, सूर्य के आकर्षण के कारण यहां पर ये इसके पास ही घूमते रहते हैं। अब ये जो धूल के कण थे, इनमें जो बड़े धूल के कण थे, वो अन्य धूल के कणों को आकर्षित करते हैं और संगठित होकर क्या बनाते हैं, ग्रहों का निर्माण करते हैं। और एक एक करके हमारे 9 ग्रहों का निर्माण होता है। 8 ग्रह तो अब बात करते हैं, उस वक्त 9 ग्रह थे, तो एक एक करके हमारे क्या कहते हैं कि हमारे 9 ग्रहों का निर्माण होता है। और इन ग्रहों से आगे बन के क्या बनते हैं, उपग्रह बनते हैं। बड़ा ही अच्छा सिद्धांत था, काफी प्रचलित रहा। इस सिद्धांत की खासियत थी कि इससे इन्होंने वायुमंडल के संगठन के बारे में बता दिया कि वायुमंडल का संगठन कैसे हुआ है। जैसे उन्होंने बताया कि जब जब ये ग्रहाणु थे, इन्होंने क्या किया कि बाहर से तत्वों को, जो गैस थी या जो तत्व थे, प्रारंभिक जो बाहर के तत्व थे, उनको भी आत्मसात करा, जिससे चारों तरफ एक गैस का आवरण बन जाता है। दूसरा, इन्होंने वायुमंडल संगठन के बाद में इन्होंने क्या बताया कि यहां पर क्या बना, महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई, वो भी इन्होंने बताया। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने काफी चीजें यहां पर बताई, यहां पर है ना, पृथ्वी की बनावट के बारे में बताया। लेकिन इस सिद्धांत को धीरे धीरे करके ये यहां पर इस सिद्धांत को क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। क्यों कर दिया गया, कई चीजें थी उसमें। ये बताया कि जब ग्रहों की उत्पत्ति कैसे होती है, अलग अलग पिंडों से मिलकर बन रही है, तो फिर सभी ग्रह एक ही अपने पथ पर कैसे घूम रहे हैं और सूर्य के चक्कर कैसे लगा रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरा, इन्होंने बताया कि जो साथी तारा था, वो यहां से जब निकलता है, वो साथी तारा गया कहां पर, फिर वो पास में से तो निकला, फिर अब कहां गया, यहां पर बताया इन्होंने ये बताया कि ब्रह्मांड में जितने भी अगर हम सौर मंडल की बात करें, उनका कोणीय जो आवेग है, वो वर्तमान में अगर कोणीय आवेग है, वो प्रारंभिक कोणीय आवेग के समान नहीं हो सकता है। तो इस तरीके करके इस जो परिकल्पना काफी समय तक रही, कौन सी, ये महोदय की, आपके चैंबरलिन साहब की, लेकिन बाद में इसको खारिज कर दिया गया। फिर आगे एक परिकल्पना और आती है, समझिए, ये हमारे हैं जेम्स जीन्स महोदय। कौन से, जेम्स जीन्स महोदय। जेम्स जीन्स महोदय की कौन सी है, ज्वारीय परिकल्पना है। इसको हम कह सकते हैं कि एक आधुनिक परिकल्पना है। आधुनिक परिकल्पना के बारे में हम इसको बता सकते हैं, क्योंकि इन्होंने काफी चीजें हमारे बताने का प्रयास किया और काफी सटीक थी, और काफी समय तक ये परिकल्पना हमारे बीच में प्रचलित भी रही थी। देखिए, सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना अंग्रेजी विद्वान ब्रिटेन के थे जेम्स जीन्स ने सन 1919 में दी। ठीक है, अब इनकी बात करते हैं हमने यहां पर। अब वो जेम्स जीन्स साहब ने क्या कहा, आप समझिए। आप इन्होंने बताया कि भैया, मैं एक बात कहता हूं, आपने पहले क्या माना, जो चैंबरलिन महोदय थे, क्या माना कि सूर्य था, सूर्य के साथ में उनका एक साथी तारा था, एक विशालकाय तारा था। इन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं ये मानता हूं कि प्रारंभ में कौन था, सूर्य था, लेकिन सूर्य क्या था, इन्होंने माना कि, उन्होंने ठोस माना, इन्होंने माना कि ये क्या था, एक गैस का गोला था। क्या माना, गैस का गोला था। और जो साथी तारा था, विशालकाय तारा था, बड़ा तारा था। साथी तारा क्या था, साथी तारा जो आपका था, वो क्या था, बड़ा विशालकाय था, है ना। जैसा उन्होंने बताया वैसे ही इन्होंने काम किया। और वो साथी तारा क्या किया, सूर्य के पास से निकलता है। जो सूरज है, आप यहां पर देखेंगे कि ये आपका स्टार है यहां पर, और ये जैसे ये सूरज है, ये निकलता है और सूर्य के पास से निकलता है। अब आप इसको यहां से समझिए। आप देखिए यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। उन्होंने बताया कि जैसे सन है, ये हमारा सूरज है, सूरज के पास में से क्या निकलता है, एक साथी तारा निकलता है, बड़ा विशालकाय तारा होता है ना। ये आपका सूरज हो गया और ये आपका विशालकाय तारा हो गया। मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा बेटा, चीजों को अलग अलग करके करना सीखें। ये किताब 11वीं में आपको केवल एक लाइन दे रखी है, लेकिन इसको समझिए, आप समझना जरूरी है। आगे आप भूगोल लेंगे, भूगोल के विद्यार्थी बनेंगे, और भूगोल के विद्यार्थी नहीं भी है ना, तो भी चीजें आनी चाहिए। ये सूर्य, इन्होंने एक चीज खास बता दी कि यहां पर ही बताया कि ये क्या था, गैस का गोला था। ये इन्होंने किया कि गैस का गोला था। अब गैस का गोला था तो बताओ कण क्या होंगे, पास पास होंगे, दूर दूर होंगे, चलो दूर दूर होंगे, फैले फैले होंगे। अब ये साथी विशालकाय तारा आता है, इसका जैसे मान लीजिए, अभी तो यहां पर मत कीजिए इसका, ये यहां पर दूर दूर कर दीजिए, यहां पर था, ठीक है। अब ये विशालकाय तारा इससे काफी बड़ा था, सूरज स्थिर था, ये भी कहा उन्होंने, सूरज अपनी जगह पर स्थिर था। अब विशालकाय तारा जब आता है तो उसके आकर्षण के कारण यहां से कुछ पदार्थ निकलता है, धीरे 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 कुछ पदार्थ निकलता है। पदार्थ मतलब वायवीय राशि, क्योंकि किसमें था, गैसीय अवस्था में था, तो ये पदार्थ निकलता है ऐसे कर करके। और जैसे जैसे पास में आता है तो उसके पहले तो कम पदार्थ निकलेगा। आप मानकर चलिए, पहले तो क्या होगा, जब सूरज आएगा दूर होगा तो कम पदार्थ निकलेगा, कम निकलेगा, फिर लेकिन जैसे जैसे सूरज, ये विशालकाय तारा पास में आएगा तो ये पदार्थ ज्यादा हो जाएगा, ये पदार्थ ज्यादा हो जाएगा ऐसे। और जैसे ही दूर चल जाएगा तो वापस इसका आकर्षण कम होगा तो ये पदार्थ कम हो जाएगा। तो एक इस तरीके से
किस तरीके से? इस तरीके से क्या होगा, एक सिगार की आकृति बन जाती है। क्या बन जाती है? सिगार की आकृति बन जाती है। तो इन्होंने क्या कहा, आप अगर शब्दों में लिखेंगे कि सूर्य था, सात पास में से उसके विशालकाय तारा निकलता है, विशालकाय तारे के आकर्षण के कारण वहां से वायु राशि के रूप में सिगार की आकृति का पदार्थ अलग होता है, जिसको इन्होंने नाम दिया फिलामेंट नाम दिया। क्या नाम दिया? फिलामेंट नाम दिया। फिलामेंट नाम दिया। ठीक है। और जब ये जो सिगार था आपके पास में, ये जो सिगार का जो सिगार रूपी जो पदार्थ था आपके पास में, सिगार की आकृति, सिगार की आकृति क्या होती है आप यूं समझिए, सिगार की आकृति मध्य में से तो क्या होती है, मध्य में से चौड़ी होती है और बीच में सकड़ी होती है ना। तो जब ये ठंडा हुआ, शीतल हुआ, तो यहीं से ग्रहों की उत्पत्ति होती है, ये इन्होंने बताया। तो ये जेम्स की ज्वारीय परिकल्पना थी। एक बात इन्होंने कहा, जिस प्रकार चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण महासागर से पानी का ज्वार उठता है, उसी अनुसार इस विशालकाय तारे के आकर्षण के कारण सूरज से भी क्या निकला था, ये ज्वार रूपी फिलामेंट निकला था, सिगार रूपी पदार्थ निकला था। अब इसको हम माने कैसे? इस तकनीक से इससे फायदा क्या हुआ? फायदा बहुत हुआ बेटा। फायदा क्या हुआ समझिए आप इसको यहां पर देखेंगे, यहां पर देखिए आप, यहां पर आप देखेंगे ये सिगार की आकृति का है। तो इन्होंने बताया कि जो मध्य का भाग मोटा था, जो मध्य में जो ग्रह बना है वो बड़ा होगा। बिल्कुल हमने देखा कि मध्य में बृहस्पति है, और जैसे जैसे किनारे पे चलते जाएंगे तो ग्रहों की आकृति छोटी होती जाएगी। बिल्कुल छोटी हो रही थी। देखिए मध्य में बृहस्पति है, फिर आपके क्षुद्र ग्रह आते हैं, फिर मंगल है, पृथ्वी है, शुक्र, बुध, इनकी आकृति छोटी होती रहती है ना। हाँ, एक बात और ध्यान रखेगा कि जो अवशिष्ट भाग बच गया, चाहे आप चैम्बरलिन में कीजिएगा, जो अवशिष्ट भाग हमारा बच गया है, अवशिष्ट भाग कौन सा सर? अवशिष्ट भाग ये वाला, ये जो सूरज से निकलने के बाद में जो ये भाग बच गया यहां पर, ये मान लीजिए ये वाला भाग बच गया, यही क्या बन गया आपका? सूरज बन गया। अवशिष्ट भाग हमेशा सूरज बना है। अब यहां पर देखिए आप, और यहां पर भी करेंगे तो ग्रहों की आकृति छोटी होती जाएगी। और जब हमने प्लूटो को खोजा था ना, तो प्लूटो और भी छोटा था, तो हमारी पुष्टि हो गई कि बिल्कुल ठीक है। तो ये परिकल्पना क्या करती है बेटा? ये परिकल्पना ग्रहों के आकार को भी बताती है। ग्रहों का आकार जो है ना, उसके बारे में बड़े ही अच्छा आधार बताती है कि बिल्कुल सही है। समझिए। फिर यहां ये जरूर है कि मंगल के पास में थोड़ा धोखा खाती है, क्योंकि मंगल का आकार छोटा हो जाता है ना, लेकिन फिर भी ये काफी सटीक है। दूसरा इन्होंने बताया उपग्रहों का आकार। उपग्रहों का आकार क्या बताया इन्होंने ये बताया कि जैसे आप देखेंगे जो मध्य में बड़ा ग्रह है तो उसके उपग्रह ज्यादा है ना। और उपग्रह भी कैसे? जो पास वाले ग्रह हैं, पास वाले जो हैं वो बड़े हैं, पास वाले जो छोटे हैं, फिर मध्य वाले बड़े हैं, फिर बाद में छोटे होते जा रहे हैं, है ना। जैसे पास वाले छोटे होंगे, फिर बड़े होंगे, और फिर वो छोटे होते जाएंगे। वही फिलामेंट का आकार बताया इन्होंने। उपग्रहों के आकार के बाद में इन्होंने क्या बता दिया? उपग्रहों का जो संरचना है ना, उपग्रहों की संरचना, उसके बारे में भी इन्होंने अच्छा बताया। इन्होंने पृथ्वी बताया कि सूरज की आकर्षण के कारण ग्रह आपस में झुके हुए हैं सूरज की तरफ, जैसे पृथ्वी हमारी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसके बारे में इन्होंने बताया। तो सारी इन्होंने परिकल्पना करी, और ये जो जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना काफी बेटा ये क्या रही? अच्छी रही, और काफी लोगों ने इसको पसंद किया। आधुनिक सिद्धांत आने से पहले काफी मान्य थी। लेकिन समस्या यहां पर आ गई। समस्या ये आ गई कि पहले तो कोणीय आवेग का जो सिद्धांत होता है उसको नहीं बता रही थी। कोणीय आवेग का मतलब जो आपके पास में जो टोटल जो आवेग रहता है वो पूरा ब्रह्मांड का, और अब वर्तमान में जो है पहले था वो समान नहीं था। दूसरा इन्होंने यह बताया इन्होंने कि जो ग्रह थे उनके बीच में जो दूरियां हैं वो ये सही नहीं बता पाए कि दूरियां, इतनी दूरियां यहां पर, इस दूरियों के बारे में बता नहीं पाए, है ना। ये पृथ्वी के चक्कर ही सूरज के चक्कर लगा रहे थे, इस प्रकार चक्कर को लगा रहे, इसके बारे में नहीं बताया। तब आते हैं विद्वान हमारे जेफरीज महोदय। मैंने आपको बताया यहां पर जेफरीज महोदय। जेफरीज महोदय साहब ने क्या किया? 1929 में जेफरीज ने इसमें संशोधन किया। और संशोधन करने पे क्या किया बेटा? बड़ा ही प्यारी चीज है, आप देखिएगा। जेफरीज महोदय ने क्या किया? जेफरीज महोदय ने संशोधन किया। आपकी किताब में कहीं नहीं दे रखा, लेकिन आप समझिए। जेफरीज महोदय ने 1929 में इसमें संशोधन किया और यह कह दिया कि भैया सूरज था, बिल्कुल मानता हूं मैं। हमारे जो जेम्स जीन्स ने कहा मैं उसको मानता हूं। इसके पास में विशालकाय तारा भी था, वो भी मानता हूं, है ना। लेकिन उन्होंने कहा इसके अलावा एक तारा और था, इसके अलावा एक तारे की परिकल्पना और कर दी। यानी ये तो सूरज हो गया, ये साथी तारा हो गया, और इसको आप कह सकते हैं कि ये टकराने वाला, इन घुसपेटिया तारा, इसका नाम क्या दिया उन्होंने? घुसपेटिया तारा। घुसपेटिया तारा दिया इसका नाम, है ना। कितना अच्छा है। ये घुसपेटिया तारा क्या करता है? साथी तारा से टकराता है, बिल्कुल बिग बैंग टकराता है। टकराने के बाद में जब टकराता है तो साथी तारा क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। और ब्रह्मांड में क्या होता है? सूरज के चारों ओर कई पदार्थ बिखर जाते हैं। ये जो पदार्थ बिखर जाते हैं, ठीक है, और जो कुछ बचाव पदार्थ है वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने लग जाता है।
है ना, और उन्हीं से हमारे ग्रहों की उत्पत्ति होती है। इन्होंने ये चेंज किया, इसलिए इनके सिद्धांत को टकराव का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टकराव का सिद्धांत भी कहा जाता है। किसको? जेफरीज को। लेकिन संशोधन किसमें किया? ज्वारीय परिकल्पना में किया था। ये परिकल्पना काफी अच्छी रही, लेकिन इसमें भी काफी कमियां थी। कमियां ऐसी थी कि वो जो साथी तारा आया, विशालकाय तारा आया, वो चला कहां गया? चला गया तो वो सूरज से क्यों टकराया? ग्रह वही समस्या जो आपकी हमें समस्या होती है, 9 ही ग्रह क्यों बने, है ना, ये वाली समस्या भी है ही। दूसरा ये था कि इनके बीच की दूरी जो थी वो परिभाषित नहीं करेगी कि भाई सूरज और ग्रहों के बीच की दूरी इतनी ज्यादा कैसे रही। भाई सूरज तो यहां पर है, और अगर हम प्लूटो की बात करें तो वो कितनी दूर रहता है? काफी दूर रहता है, तो वो दूरी भी कैसे हुई? उसके बारे में बता नहीं पाया ज्वारीय। इसको यहां पर किया टकराव सिद्धांत में, जिसने बताया कि जो घुसपैठिया तारा था वो सूरज से लगभग 64 लाख किलोमीटर दूरी पे था, और उसके बाद में टकराहट से ये पदार्थ बने हैं। तो ये आपका बेटा द्वैत, आपने अपने जो हम पढ़ रहे हैं, हमने यहां पर पढ़ी द्वैतवादी संकल्पना। उसमें आपने लाप्लास पढ़ लिया, कांट पढ़ लिया एकलवादी में, और द्वैतवादी में पढ़ लिया आपने जेम्स जीन्स पढ़ लिया और चैम्बरलिन पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रसेल की द्वैतारक परिकल्पना, काफी अच्छी है, और ऑटो श्मिट की अंतर तारक ध्रुवीय परिकल्पना। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ये चीजें बिल्कुल आपके एज इट इज कहां पर आती है? कंपटीशन एग्जाम में आती है। अगर आप स्कूल लेक्चरर का एग्जाम देंगे, सेकंड ग्रेड का देंगे, तो वहां भी आएगी। आप बस यूं ही पढ़ते रहिए, इनके मैं अच्छे क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा। मोस्ट क्वेश्चन जो आईएएस में आए हुए हैं, आरएस में आए हुए हैं, स्कूल लेक्चरर में आए हैं, वो भी मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। फिर आप देखिएगा कि आपकी तैयारी कितनी मजबूत होती है। मिलता हूं मैं नेक्स्ट क्लास में। आप बस यूं ही पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू बेटा।